ठीक है बेटा, देखो जरा। अच्छा, लास्ट क्लास में ये तो देख ही लिया था कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के फॉर्मूले वायर्स के लिए कितने होते हैं। अनंत तार के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अर्ध अनंत के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और निश्चित तार है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इन क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, मैंने एक नोट भी लिखवाया था कि यदि बिंदु किसी तार की लंबाई के अनुदिश हो तो उस पर क्षेत्र 0 हो जाएगा। आप इस पॉइंट को देखो जरा, अगर अपन यहां देखते हैं, समझना बेटा सब लोग, ये जो अपना पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वाली तार की लंबाई के अनुदिश, इस वाली तार के अनुदिश, तो यहां तो सीधे सीधे बिना सॉल्व किए e बराबर 0। कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बिंदु इस तार की लंबाई के अनुदिश है और यही बिंदु इस तार की लंबाई के अनुदिश है, तो दोनों के कारण ही 0 0 आके नेट कितना आ गया, 0। यहां पर हमने कहा 2 अनंत लंबाई की तारें, ये लिखा हुआ है देखो अनंत, एक की धारा आई, एक की धारा 2 आई, दूरी दोनों से dd, ये बिंदु है अपना ओ जहां चाहिए था। हमने कहा इस तार के कारण राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, जिधर धारा है उधर अंगूठा रखो, उंगलियां घुमाओ, बिंदु इस तरफ है तो इस तरफ उंगलियां कहां जा रही है, अंदर की ओर, तो इसके कारण कहां पर आएगा, अंदर। और इसके कारण ये अंगूठा ऐसे पकड़ा, इस तरफ बिंदु होता कहां जाता, अंदर, पर घूम के इस तरफ से कहां आएगा, बाहर, तो यानी इसकी वजह से कहां पर आएगा, बाहर। कोई दिक्कत? अंदर को क्या माइनस के कैप और बाहर को क्या प्लस के कैप भी बोला जा सकता है? कोई डाउट? अब मैं यहां लिख देता हूं बी नेट, तो बी नेट सदिश रूप में आ जाएगा, अंदर वाले की वजह से म्यू नॉट, अच्छा माइनस लिख दूं पहले, म्यू नॉट आई की जगह आई, अनंत है तो 2 पाई आर की जगह डी, और के कैप, ये माइनस के कैप लगा हुआ है, दूसरे की वजह से प्लस म्यू नॉट आई, ठीक, हाँ 2 आई। यहां पर अगर देखेंगे तो जो धारा है उस धारा का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 2 आई अपॉन में 2 पाई डी, उतना का उतना, लेकिन प्लस के कैप। कोई भी डाउट इसके अंदर? क्लियर है? ठीक। अब ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, दोनों क्वेश्चन थोड़े अलग भी हैं और काम के भी हैं, मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने तो एक स्क्वायर ले लिया, वर्ग ले लिया है ना, अगर इसी की जगह मान लो अपने को आयत दिया होता, अपने पास कोई हेक्सागन होता, हेप्टागन होता, मतलब कितनी भी भुजाएं हो, है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो सिमेट्री से हर भुजा अगर देखोगे, समझना बात को, मान लो इस एक भुजा की बात करूं तो ये एक निश्चित लंबाई की तार हुई कि नहीं हुई, ऐसे ये भुजा भी हुई, ये भी हुई, ये भी हुई, समझते हो? चारों की वजह से मैंने कहा था जब लूप दिखेगा तो दिशा सबकी वजह से कहाँ आएगी, अंदर, तो चारों की दिशा भी क्या आ जाएगी, एक समान। कोण भी यदि बनाओगे, मान लो इस भुजा की अगर बात करूं तो अल्फा आएगा 45, बीटा भी आएगा 45, ऐसे इस वाली भुजा के लिए भी तो 45 45 आएगा, इस भुजा के लिए भी सेम आएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो मैं क्यों ना, जब दिशा समान है, परिमाण समान है, तो मैं पहले एक भुजा के निकालूं और उसकी जितनी भुजा है उससे गुणा कर दूं, कर सकते हैं। तो जब भी अपने पास समबाहु बहुभुज हो, वो कितनी भी हो सकती है, तो उसके अंदर आप हमेशा क्या करोगे, एक भुजा के कारण निकालोगे पहले। तो मैं इसके कारण अगर लिखता हूं, इतना लिख दूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की जगह a/2 आएगा, साथ में साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, इंटू 2 करेंगे तो क्या बचेगा, √2, डायरेक्ट लिख दो। कोई डाउट इसके अंदर? और ऐसी कितनी तारें हैं, 4, क्या ये आ जाएगा, और दिशा कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब माइनस के, सही है। अब यहां से देखो 4 से 4 कट जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 2। कोई डाउट? पक्का? तो अब जब भी इस तरह से होगा तो आप एक भुजा का निकाल के, जितनी भुजाएं अपने को दे रखी है, जैसे यहां पर 4 थी, अपन ने 4 से गुणा कर दिया था, ठीक। इसमें और इसमें फर्क है, क्या फर्क है, इसमें एक ही धारा पूरे लूप में घूम रही है, इसमें धारा अंदर गई, टूटी, फिर वापस आके मिलके बाहर आ गई। समझ गए दोनों में फर्क क्या है? इसकी वजह से क्या हुआ, इधर तो सबकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थी,
इसमें इन तीनों की वजह से क्या है अंदर, ये तो ऐसे घूम रहा है, इसकी वजह से क्या है बाहर, तो 3 की अंदर और 1 की बाहर। जिन 3 की अंदर है उसके अंदर 3 भुजाएं भी तो है और उसकी धारा I/4 भी है। धारा तो प्रतिरोध के विपरीत में जाएगी क्योंकि इसमें 3R होगा और इसमें R होगा, एक जैसे है, तो ये समझते हो भाई, एक भुजा का प्रतिरोध R + R + R, तो 3R प्रतिरोध था, यहाँ पे कितना था R, तो क्योंकि 3 गुना प्रतिरोध था इसलिए धारा 1/3 हो गई, इसलिए I/4 और 3 I/4 दिया हुआ है। इतना तो समझते हो। तो अब अगर देखोगे तो एक भुजा के कारण I/4 इंटू जो कुछ भी लिखोगे वो लिखोगे ही लिखोगे, और इंटू 3 से गुणा करोगे तो 3I/4 जैसा बनेगा, और नीचे 3I/4 है ही अपने पास, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो मैं क्या सीधे सीधे बोलूं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर बी नेट कितना आएगा, समझे। कोई बोले सर इन दोनों तारों का क्या, ये तार ओ से पास करते हुए दिखाई दे रही है, ये भी ओ से पास करते हुए दिखाई दे रही है, इन दोनों का भी क्या है 0। तो कभी भी अगर मान लो मेरे पास बहुभुज हो जिनकी भुजा समान हो और करंट घूम रहा हो लूप में, एक भुजा का निकालो, कुल भुजाओं से गुणा कर दो, खत्म बात, निश्चित तार की लंबाई का फॉर्मूला यूज करके। और यदि धारा एंटर करे फिर टूटे फिर वापस मिलके बाहर आ जाए तो हमेशा ही नेट सेंटर पे कितना होगा 0। अब वो जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, मान लो इसकी जगह मुझे ऐसा देता, एक वृत्त देता और ऐसे देता, तो धारा टूट रही है इस तरीके से, कुछ भी और नहीं बताता, मैं बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे बी कितना बता देता ऐसे। समझ में आती है बात, कोई डाउट। फिर मैं चारों का सोल्यूशन अच्छे से लिख लो फटाफट से। मैं 5वां क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं इसी के ऊपर बेस, तुम लिख लेना उसको। ठीक है, तो ऐसे वृत्त जैसा हुआ तो भी क्या होगा 0। एक बार 5 को कॉपी कर लो फिर अपन अगले चीज पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट देखो जरा बेटा, प्लीज लिखो जरा। तो हमने क्या बोलते हैं सीधी तार के कारण लिखा था, अब लिखो वृत्तीय धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरे नंबर पे लिखो वृत्तीय धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वृत्तीय धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। शुरू करें। देखो समझना, धारावाही लूप की अगर बात करेंगे, मान लो इस तरह से आई धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, इस तरह से। बेटा इधर ध्यान देना, धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, ये समझ में आ रहा है, डबल एरो बाहर से जा रहा है और फिर ऐसे घूम के आ रहा है। तो क्या उंगलियों को ऐसे ही घुमाऊंगा, अंगूठा इधर आएगा, तो मतलब मुझे अगर इस बिंदु पे, अक्षीय बिंदु पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा चाहिए तो क्या दिशा इस तरह से निकल जाएगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यहां पर जो क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा बी, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा μ0 I r² अपॉन 2 x² प्लस r² की पावर 3/2। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा कैसे निकालेंगे इसका, वही डेरिवेशन वगैरह रहता है कंप्लीटली, है ना, तो उधर से अपन इसको वैल्यू को निकाल के लाएंगे।
इधर से अगर मान लो बोला जाता कि केंद्र पर बताओ, तो केंद्र के लिए x बराबर क्या करना पड़ता, x 0 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, r, 2 कट जाएगा, r क्यूब से r को कटेगा तो b बराबर नॉट आई अपॉन टू आर। समझ गए? सॉरी, अनंत लंबाई की तार से थोड़ा सा फर्क है। अनंत लंबाई की तार में जो फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें पाई नहीं आता, नीचे ध्यान रखना। तो भले ये वृत्ति है पर इसमें पाई नहीं आएगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो आर एक्स दूरी पे यदि चाहिए होता, अक्षीय दूरी पे, जहां पर इसकी त्रिज्या हमें पता है कितनी है, आर, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर के बाद 3/2। और केंद्र पे चाहिए होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। केंद्र का मतलब इतना सा हो गया कि इस तरह से अगर बनाते हैं तो इस बिंदु की बात हो रही है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, मान लो इसी की जगह अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड बता रहा हूं। केंद्र की जगह मान लो हमारे पास एक चाप होती आई धारा की, और इसके कारण हमें केंद्र पे बोला जाता, तो दिशा के लिए जिधर धारा घूम रही है उधर उंगलियां घुमाऊंगा। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, ये तो श्योर है। यदि ये पूरा कोण थीटा होता है तो म्यू नॉट आई बाई 2r, क्या ये पूरे के पूरे वृत्त का था क्या? पूरे वृत्त में कितना कोण होता है, 2 पाई, तो क्या ये 2 पाई कोण का था? तो मैं इसको अगर 2 पाई से भाग दे दूं तो क्या एकांक कोण के लिए आ जाएगा क्या? सब समझते हो? मैं कह रहा हूं जब वृत्त पूरा होता तो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2r, मतलब 2 पाई कोण का म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यूनिट कोण यानी एकांक कोण के लिए क्या 2 पाई नीचे चला जाएगा? तो ऐसे कहना चाह रहा हूं 2 पाई कोण का म्यू नॉट आई बटा 2r, तो एकांक कोण का म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू क्या 1/2 पाई कर देंगे। अपने को चाहिए कितने कोण का, क्या थीटा से गुणा कर देंगे। समझे बात को? तो जब पूरा वृत्त ना हो और मान लो केवल कुछ चाप हो और उस चाप का कोण कितना हमारे पास आ रहा हो, थीटा आ रहा हो, तो आप चाहो तो इस पूरे फॉर्मूले को थीटा बाई 2 पाई से गुणा कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सिंपल यूनिटरी मेथड है, कोई दिक्कत? ठीक, तो वृत्त की अगर बात करेंगे तो वृत्त के अंदर इतनी कहानी है। हाँ, ये जरूर है कि इसी की मदद से हम अर्धवृत्त की बात कर सकते हैं। अर्धवृत्त की बात करनी हो तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, धारा आई, त्रिज्या हमें पता ही है आर। अब आप बताओ अगर अर्धवृत्त है तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, पाई, दिशा अंदर की तरफ। तो आप खुद बताओ, यहाँ पाई 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 कट जाएगा। और ये भी सही बात है, क्योंकि जैसे अनंत लंबाई की तार का आधा करके अर्ध अनंत लंबाई की तार का क्षेत्र आता था, ऐसे ही पूरे के पूरे वृत्त का था म्यू नॉट आई बाई 2r, आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है, एक बार अच्छा, इसी में कभी मान लो ऐसा कर दिया गया कि n चक्र दे दिए गए, भाई अभी तो एक चक्कर का है, तो क्या n से गुणा कर देंगे उस केस में, और कुछ तो नहीं बदलेगा। इतना लिख लो, फिर इस पे सवाल देखते हैं अब कि इतने पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो एक बार के लिए इतना कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। ये लिखो, मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ साइड में ना।
हाँ बेटा, ये पहला वाला तो बना लिया ना सबने, ये ठीक है। हाँ बेटा, अभी हो गया तीनों पॉइंट कॉपी। अभी क्वेश्चंस को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको तीनों पॉइंट सबने कॉपी कर लिया। हटा दो उनको, लास्ट बार पूछ रहा हूं। ठीक, हटाओ। है ना, अब देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला सवाल लैंग्वेज का है, खुद से पढ़ के खुद से करना है, सुनना ध्यान से। एल लंबाई की धारावाही तार से बने वृत्त के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी नॉट है। मतलब अगर आपने एक एल लंबाई की तार लेके गोला बना दिया वृत्त और उसमें आई धारा प्रवाहित करा दी, धारा आई मान लेना, तो उसके केंद्र पे तीव्रता कितनी बता रहे? 0, सॉरी बी नॉट। अगर उसी तार से एक की जगह एन संख्या का, एन चक्रों की मैंने वृत्त बना दिया, तो अब कितना केंद्र पे क्षेत्र होगा वो तुम्हें ज्ञात करना है, पहला सवाल। दूसरे में कुछ भी नहीं है, बिंदु ओ जो दे रखा है उस पर कुल तीव्रता बतानी है कि कितनी होगी। क्लियर है? ट्राई कर लो, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं तब तक। चार क्वेश्चन है, पहले इनको ट्राई करो, इनका डिस्कशन करेंगे, फिर और क्वेश्चंस लेंगे। देखिए बेटा, अब ना ध्यान देना बेटा, सुनना प्लीज। अब तो अगर अपने पास एक वृत्त रहा एक टर्न का, तो केंद्र पे जो बी नॉट आएगा उसका फॉर्मूला आना चाहिए था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, अब अपन कह रहे हैं कि इसी के अपन ने एन चक्रों का टर्न बना दिया। ठीक, तो अब फॉर्मूला बनना चाहिए b बराबर म्यू नॉट आई 2r डैश इंटू कितना n। r डैश निकालने का तरीका देखो, r डैश निकालने का तरीका है कि l बराबर 2 पाई r रहा होगा और ये भी किसके बराबर रहा होगा? 2 पाई r डैश इंटू n। भाई एक चक्र की परिधि होती है 2 पाई r, तो l लंबाई से जब 2 पाई r बनाया तो l बराबर 2 पाई r। अब उसी से n चक्र बना दिए, तो एक चक्र की 2 पाई r डैश इंटू कितना कर दिया? n। यहां से बेटा क्या हम r डैश का मान सीधे सीधे r बाई n रख सकते हैं?
कोई डाउट? यहाँ रख दूंगा वैल्यू। हाँ, तो यहां से अगर देखोगे तो वैल्यू रखते हैं, देखो म्यू नॉट आई 2r एन स्क्वायर, और ये म्यू नॉट आई बाई 2r ऑलरेडी क्या है, बी नॉट, तो ये क्या बी नॉट का एन स्क्वायर गुना हो गया। समझ गए? इसको कोशिश करना कि याद भी रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपको 3-4 दिए हुए मॉड्यूल्स में बोला गया है कि समांतर तार से पहले एक वृत्त बनाया, क्षेत्र आ गया बी नॉट, अब उसके 2 चक्कर बनाए एक की जगह, तो कितना हो गया, 4 चक्कर बनाए तो कितना हो गया, तो अपन सीधे याद सकते हैं कि एन स्क्वायर गुना होता है, तो 2 चक्कर बनाओगे तो 4 गुना, 4 चक्कर बनाओगे तो 16 गुना। कोई डाउट? अगले 3 क्वेश्चन देखना आप ध्यान से, यहां से शुरू करते हैं। इस बिंदु पे अपने को तीव्रता चाहिए थी, इसके 3 टुकड़े रह गए एक तरीके से। पहला ये तार क्या इस बिंदु के लिए अर्ध अनंत हुई क्या, ये दूसरा अर्धवृत्त, और तीसरी फिर से अर्ध अनंत, एक तरह से लूप जैसा ही तो है, तो तीनों के कारण क्षेत्र का आएगा अंदर। कोई डाउट? पक्का? यानी अगर मैं यहाँ रखना चाहूं तो दिशा का तो कोई लोड ही नहीं है, सब माइनस के कैप में। परिमाण लिखते हैं, एक अर्ध अनंत का कितना था फॉर्मूला, अपॉन 2 नहीं सॉरी 4 पाई आर इंटू 2 कर दूं, 2 तारे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिर भी किसी को दिशा में दिक्कत है, इसके कारण कहाँ जा रहा है, अंदर, इसके कारण भी कहाँ जाएगा, अंदर। ऑल दो लूप बन रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझते हो? साथ में क्या आ गया, अंदर की तरफ है तो माइनस के कैप, और अर्धवृत्त का कितना, या तो अर्धवृत्त का भी साथ ही लिख देते हैं, प्लस अर्धवृत्त का म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये पूरा किसके अंदर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट? इसको देखते हैं, इस तार के लिए क्या ये बिंदु इस तार की लंबाई के अंदर आ गया, ये तार इसी में आ गया, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा, केवल ये 2 बच गए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, अंदर। बस खत्म सवाल। पहले अर्ध अनंत की लंबाई की तार म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फिर अर्धवृत्त म्यू नॉट आई अपॉन 4r, एकदम आसान है। कोई डाउट है तो बताओ? पक्का? लास्ट वाला देखते हैं, देखो लास्ट वाले में एक ये चाप, फिर लंबाई की तार, फिर चाप, फिर लंबाई की तार, क्या इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बिंदु जो अपना वो है वो इसी की दिशा में आ गया। कोई डाउट? तो इन दोनों का तो प्रॉब्लम ही नहीं आया, इसकी लंबाई की दिशा में, ये भी लंबाई के अनुदिश, तो ये दोनों टुकड़े तो बेकार हो गए, एक ये बचा और एक ये बचा। अब देखो कितना आसान है इसका आंसर लिखना, यहां लिख देता हूं, काम करता हूं, ध्यान से देखना। इसके लिए दिशा निकालना कितना आसान है, बाहर, और फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, छोटे वाले का आर कितना है, ए, इंटू थीटा बाई 2 पाई बताया था, और साथ में कौन सा के कैप आ गया, सही है? इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस इस वाले के लिए कहां जा रहा है, ये समझ तो पा रहे हो ना तुम? बी थीटा बाई 2 पाई, क्या सही है? तो इस तरह से अगर देखेंगे तो सबका आ गया आंसर। तो पहले वाले का ये रहा सोल्यूशन, दूसरे वाले का ये रहा, तीसरे वाले का, अरे ये तो अच्छा, ये भी तो पार्ट्स है ना, बाकी बच गया जो थर्ड। कोई डाउट? कॉपी करो जरा, किसी के चारों सही है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब एक बार कॉपी करो, समझो, कोई डाउट हो तो पूछ लो दोबारा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे।
ठीक है, आगे देखो जरा। एक ना नोट की तरह मैं ही बता देता हूँ, एक बार सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको, एक्सप्रेशन भी ध्यान रखने की कोशिश करना। देखो मान लो ऐसा, मतलब अपन एक स्पाइरल बना रहे हैं बेसिकली ना, स्पाइरल समझते हो ना, जो मॉस्किटो कॉइल होती है, वैसा कुछ। ठीक, ध्यान से समझना। हमें अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो जो अंदर का रेडियस होगा वो ए मान लेते हैं, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट रेडियस होगा सबसे बाहर का, उसे बी मान लेते हैं। और अब इन दोनों के कारण अपने को इसमें करंट आ ही जा रहा है, पूरी कॉइल में ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। केंद्र पे बताना है ओ पे कि कितना बी आएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब ये बी कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ कि हम इस पूरी कॉइल में से अगर हम एक पतली सी कोई एक सिंगल कॉइल ले लें, लेट्स से इसमें कोई एक पार्ट ले लिया अपन ने ऐसा, ठीक, देखने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत है। एक अपन ने कोई पतली सी उसके अंदर से कॉइल ले ली, जिसका रेडियस कितना है x, और उस कॉइल की मोटाई कितनी है dx। ऐसे मतलब अपन ने बेसिकली क्या किया, इसको यहाँ पे एक छोटा सा से, ये तो एक तरीके से थिक दिखाई दे रही है ना, इसकी बाउंड्रीज दिखाई देगी तो ऐसे थिक दिखाई देगी। ये टोटल जो थिकनेस है या मोटाई है वो कितनी है, b माइनस है। मैं कह रहा हूँ इनमें से अपन ने एक बहुत पतला सा कोई एक स्ट्रिप ले लिया ऐसा करके, और इस स्ट्रिप की जो मोटाई है वो हमारे पास कितनी है dx। ये बात कह रहे हैं अपन। क्या बात समझ में आती है? ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहा हूं। हमें बोला जाएगा कि इस पूरी की पूरी कुंडली में कुल n चक्र हैं, इस पूरी कुंडली के अंदर। कैपिटल N चक्रों की वृत्तीय कुंडली, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये जो n चक्र है ये कितनी मोटाई में बैठे हुए हैं, b माइनस ए में। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि एकांक मोटाई में कितने चक्र हैं, n बाय बी माइनस ए, और मैं बोलूं कि भाई ये जो dx मोटाई मैंने ली है इसमें कितने चक्र आएंगे, तो इंटू dx कर देंगे। अभी कोई समस्या? हमने कुल मिला के बस एक काम करना चाहा कि जो हम एक dx मोटाई की पतली सी पट्टी ले रहे हैं, इस पूरे के अंदर से एक पतली सी पट्टी ले ली dx मोटाई की, तो जो dx मोटाई की पट्टी ली है उसके अंदर कितने चक्रों की संख्या है वो अपन निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई एकांक चौड़ाई यानी कि इस पूरे में, यानी कि b माइनस ए में n था तो n बटा बी माइनस ए, कुल चक्र बटा कुल चौड़ाई, इंटू जितनी चौड़ाई के चाहिए था उससे गुणा कर दिया। समझे बात को? ये इसकी बात कर रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्षेत्र लिखने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर एक वृत्त होता तो म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, नहीं वृत्त है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2x, ये आ जाता क्या। तो म्यू नॉट आई अपॉन कितना आता था 2r, r की जगह जनरल अपन ने कितनी त्रिज्या मान ली, x मान ली, और हमें कुल चक्रों की संख्या से भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो इतनी सी मोटाई में कुल चक्र क्या इतने थे क्या, तो अपन ने लिख दिया n बटा b माइनस ए इंटू dx। और अब इसका क्या कर दें, समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे, x का मान लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, a से b तक। तो ऐसा करने से क्या पूरी मोटाई कवर हो गई अपनी, कोई डाउट है इसके अंदर? अब यहां से अपन सीधा सीधा देखो क्या लिख सकते हैं, जो नियत है बाहर निकाल लेते हैं। तो आई एन बटा में 2 बी माइनस ए, और 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होगा, लिमिट डाल दूंगा तो बन जाएगा लॉग ई बी बाई ए। क्या बात समझ में आती है?
तुम्हारे लिए एक तरह से फॉर्मूला हो गया। तो कभी भी कुल n चक्रों की वृत्ति की कुंडली अगर बनाई जाए जिसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल ए हो और जिसकी बाहरी त्रिज्या स्मॉल बी हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2b माइनस में लॉग ई बी बाय। ये वृत्त के सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है जिसको अपन मैक्स टू मैक्स ले जा सकते हैं। समझे बात को? तो अभी तो अपने को पूरा एक्सप्रेशन पता है, याद है, तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा, वरना साथ के साथ तुमको निकालने में समय लग जाएगा फिर। क्लियर है ये बात? इसकी लैंग्वेज लिखो, नोट के अंदर लिखना कैपिटल एन चक्रों की, कैपिटल एन चक्रों की वृत्तीय कुंडली, कैपिटल एन चक्रों की वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर, के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निम्नानुसार दी जाती है, निम्नानुसार दी जाती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना ये आंतरिक त्रिज्या स्मॉल ए, बाहरी त्रिज्या स्मॉल बी, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल ए और बाहरी त्रिज्या स्मॉल बी। लिख लिया बेटा? अब ये पूरा कॉपी कर लो एक बार के लिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा तरीके से समझाने की। देखो समझना, ऐसे समझो कि ये थोड़ा बड़ा बना के बता रहा हूँ, ये पूरा इस तरह से फैला हुआ है, ठीक, और अपने को ये पता है कि अंदर वाली त्रिज्या ए है और बिल्कुल बाहरी त्रिज्या बी है, ठीक, ये अंदर का पार्ट बस खाली है, ऐसा मान लो तुम। तो अब मैंने इसमें क्या कहा, मैंने कहा कि मैं इसमें एक इतनी मोटी कोई एक ही जगह की बस ये पार्ट ले लिया। भाई ऐसे बहुत सारी चूड़ियों से मिलके बनेगा वृत्तों से, तो एक कोई पार्ट ले लिया अपन ने छोटा सा, जिसकी त्रिज्या अपन ने क्या मानी x और इसकी मोटाई अपन ने क्या मानी dx। समझे बात को? अब यहाँ के कारण अगर मैं केंद्र पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2x, ये लिखा हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2x। पर क्योंकि इसमें कुछ चक्र भी तो होंगे पीले वाले में भी, तो वो चक्रों की संख्या कैसे निकाल सकता हूँ, यूनिटरी मेथड। यहां लिख देता हूं चलो कि भाई b माइनस ए चौड़ाई में कुल चक्र कितने जा रहे हैं n, तो एकांक चौड़ाई में कितने जाएंगे n अपॉन बी माइनस ए, तो dx चौड़ाई में कितने जाएंगे n अपॉन बी माइनस ए इंटू कितना dx। यही तो करते हैं यूनिटरी मेथड में, इससे और गुणा कर दिया n अपॉन बी माइनस ए इंटू dx। क्या बात समझ में आती है? बस इतनी कहानी करी, अब इसका समाकलन कर दिया। अब तो कर सकते हैं म्यू नॉट आई एन बी माइनस से बाहर आ गया, dx बटा x, 1 बटा x का समाकलन log x, लिमिट डालोगे a से b तो ये बन जाएगा log b माइनस ए विच इज log b बाई। समझते हैं? कॉपी कर लो आप इसको। देखो जरा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, धारावाही बेलन, धारावाही बेलन, धारावाही बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, धारावाही बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, धारावाही बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखिए एक बार समझा दे। तो देखो बेलन में पहली तो बात इसमें कि ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये अनंत लंबाई के बेलन है दोनों ही। बेटा सुन लेना एक बार ध्यान से, पहला जो है वो खोखला है, अंदर से खाली है, और दूसरा जो बेलन है वो ठोस है। जहां तक धारा की बात करेंगे तो धारा इसके अंदर केवल इसकी परिधि से जारी होगी, ऐसे ही होगा। उस धारा को कुल कितना मान लेते हैं I। यहाँ पे जो धारा है
वो परिधि से ना जा करके पूरे बेलन के अंदर से जा रही होगी, क्योंकि ये ठोस की तरह है। इतनी बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? ठीक, तो इसके लिए भी अपन कितना मान लेते हैं कि कुल धारा जो है वो हमारे पास कितनी जारी होगी, आई। फिर से 3 पॉइंट ले रखे हैं अपन ने। जो 3 पॉइंट है उसमें से पहला अंदर है, दूसरा सतह पे है, तीसरा बाहर है। यहाँ भी पहला अंदर, दूसरा सतह और तीसरा बाहर। इसीलिए तीसरे में स्मॉल आर को कैपिटल आर से बड़ा रखा है, दूसरे में आर के बराबर रखा है और पहले में आर से छोटा रखा है। ठीक, अब अपन तीनों पे एक्सप्रेशन अगर देखें, पहला सबसे पहले सबसे बाहर वाला, सबसे लास्ट वाले में बाहर से देखने पे आपने विद्युत में पढ़ा था कि सारा का सारा आवेश क्या अक्ष पे मानते थे। यहाँ पे सारी धारा किस पे मान लोगे, अक्ष पे। अक्ष पे यदि सारी धारा मान ली तो ये अनंत लंबाई की तार हो गई। और बाहर आर दूरी पे क्षेत्र चाहिए तो सूत्र क्या पड़ा था अनंत का, 2 पाई आर। खत्म। क्या यहां से समझ में आता है कि बी 1/r पे निर्भर करेगा? फिर बात करते हैं B2। 2 के लिए अगर देखेंगे तो इस केस के अंदर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी हम बता नहीं सकते। समझिए बात को। इसके अलावा अगर और अंदर बात करते हैं B1, तो B1 के लिए क्या 0 आ जाएगा? क्यों? क्योंकि खोखला है। बेटा ध्यान है, जब भी कोई भी कोश होता है उसके अंदर क्षेत्र तीव्रता वैसे भी क्या होती है, 0। क्लियर हो गया पहला पार्ट? ठोस के अंदर देखो क्या क्या फर्क आएगा। पहली बात तो करें B3, क्या B3 पे कोई प्रभाव आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। बाहर से देखने पर चाहे से अपने पास ठोस हो या खोखला, आप तो सारा का सारा धारा कहाँ मान सकते हो, अक्ष पर। ये सब अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ते वक्त भी बताया था, कोई डाउट तो नहीं है। अगर अपन बात करते हैं सतह पे, अब की बार हम कह देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे डिफाइंड होगा और कितना होगा, μ0I/2 पाई आर। यहाँ ये गलती मत करना। ठीक, इसके बाद आखिरी, जब आप अंदर की बात करोगे तो बनेगा μ0I/I स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यानी यहाँ तो ये बी किसके निर्भर कर रहा था, 1/r पे। यहाँ बी किस पे निर्भर करेगा, कोई डाउट इसके अंदर? यहां से अगर अपन ग्राफ बना के देखें एक बार को कि भाई कहानी चलती कैसे है बी की, तो देखने को मिलेगा कि भाई यहां तो शुरू में तो 0 है कि नहीं है? ये 0 की स्टोरी कब तक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। उसके क्या बात क्या व्युत्क्रमानुपाती है? तो देखो आर बराबर आर पे ग्राफ टूटा हुआ है, जहां ग्राफ टूटा होता है वहां पे डिफाइंड नहीं होता। समझते हो बात को? इसके अंदर जब अपन ग्राफ बनाएंगे, अब की बार कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब की बार क्या ये बोल सकते हैं कि पहले सीधी रेखा आएगी, क्योंकि जब तक अंदर है तब तक बी किस पे निर्भर कर रहा है, आर के समानुपाती। और फिर उसके बाद क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये रहा। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट अब? और यह ग्राफ टूटा नहीं है इसलिए सतह पे बता सकते। तो ये अपने पास खोखला और ठोस दोनों बेलन के कारण अंदर सतह पे और बाहर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के फॉर्मूले। कोई भी डाउट? एक बार के लिए पूरा कॉपी करो। इस पे एक सवाल देता हूं, फिर वो सॉल्व करके बताना। पहले कॉपी कर लो एक बार पूरा। नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग लिखो, मतलब वही लिखना, अनंत विमा की अनंत विमा की धारावाही प्लेट के कारण अनंत विमा की धारावाही प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता।
ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एक बार देखो जरा, शुरू करें। देखो हमारे पास कोई एक प्लेट है, मान लो इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है आई, ठीक। और यहाँ पे हमने एक शब्द डिफाइन किया नया, लैम्डा। लैम्डा का मतलब हो गया धारा बटा चौड़ाई। यानी आई बाय बी। कोई डाउट है इसके अंदर? तो कुल धारा जो जा रही है वो कितनी है, आई, और कुल चौड़ाई जो ये है वो हमारे पास कितनी है, मान लो बी। तो ये एकांक चौड़ाई में प्रवाहित धारा को अपन ने क्या बोल दिया, लैम्डा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसी प्लेट को मैं अगर ऐसे कर दूं, मतलब ये मान लो ऐसे प्लेट ऊपर धारा जा रही थी, ऐसे करके देखूंगा तो सारी धारा अंदर जाते हुए दिखाई देगी। तो इसी का ये डायग्राम बना दिया दूसरा, कोई दिक्कत? तो अब इसके अंदर अपने को पता है कि भाई लैम्डा की धारा जा रही है अंदर की ओर। मुझे बोला गया कि इधर या इधर धारा बताओ क्या आएगी। तो पहले दिशा निकालनी हो, धारा अंदर जाए तो ऐसे घूमेगी। तो अगर घूमेगी तो मैं वृत्त अगर बनाना चाहूं जैसे समझाने के लिए, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनेगी लाइनें। अगर लाइनें ऐसे बनेगी तो जो दिशा होगी क्षेत्र की, यहां इस तरफ और यहां इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी? कोई डाउट हो तो बताओ। और ये जो बी निकल के आएगा किसी भी दिशा में, इसका परिमाण म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। ध्यान है अपन ने विद्युत में पढ़ा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या आ गया, लैम्डा, 2 की जगह 2 है, करेक्ट। और जो 1 बटा एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह आ जाता है म्यू नॉट। तो ये आ जाता है म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। और ये भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। कोई डाउट इसके अंदर? यानी अगर मुझे इसका ग्राफ बनाने को आ भी जाए तो बी वर्सेस आर की जब बात करेंगे तो मैं ऊपर जब ऐसे और नीचे इस तरफ, ये भी क्यों किया, क्योंकि दिशा जो है वो क्या हो जा रही है, विपरीत। तो यहाँ पे आएगा प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे आएगा माइनस म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। कोई डाउट है इसके अंदर? श्योर? कॉपी करो जरा पूरा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं इसका दे दे रहा हूँ, वो तो लोग ट्राई कर लेना, सिंपल सा एग्जाम्पल है, बता दो नहीं पूरा। ऑल्दो वही सेम कैपेसिटर पे जैसे होता था ना वैसे बता रहा हूँ। मान लो एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, करंट का डायरेक्शन इसमें क्रॉस ले लेते और इसमें डॉट ले लेते। यहाँ बताना है बीच में कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये जो क्रॉस वाला है करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, तो इसकी वजह से कहाँ जाएगा, नीचे। कोई डाउट इसमें? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 यही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 कहाँ जा रहा है, नीचे। और इसकी वजह से देखते हैं ऐसे करंट घूम रहा है तो ये भी घूम के कहाँ आएगा, नीचे। तो इसकी वजह से भी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 नीचे। तो इस हिसाब से बेटा बी नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट लैम्डा। कहाँ पर आया है ये, मिड पॉइंट पर, यानी प्लेटों के बीच में। दिक्कत आपको ध्यान हो तो कैपेसिटर में भी जब प्लस माइनस प्लेट होती थी तो बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन डाला था, एग्जैक्टली सेम ही है। ऐसे ही अगर बाहर पूछेंगे तो डायरेक्ट कितना बता सकता हूँ, बाहर की तरफ कितना आएगा अगर इधर पूछेगा तो। संधारित्र में अगर 2 प्लेट एक प्लस और माइनस होती थी तो बाहर क्षेत्र कितना आता था, 0 आता था। सेम यहाँ पर भी आएगा। अगर आप देखोगे भी, मान लो इसकी वजह से देखोगे तो धारा ऐसे तो घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, एक की वजह से ऊपर। इसकी वजह से अगर देखोगे तो धारा ऐसे तो घूम के कहाँ जा रहा है, नीचे। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो बाहर अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 0। समझे? लैंग्वेज में लिख लो इसको, पॉइंट बना के लिख लो। यदि 2 अनंत विमाओं की
समांतर प्लेटों में यदि दो अनंत विमाओं की समांतर प्लेटों में यदि दो अनंत विमाओं की समांतर प्लेटों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चित्रानुसार दी जाएगी। तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चित्रानुसार दी जाएगी। ठीक है, एक बार ये डायग्राम बनाओ बेटा पूरा, फिर इसके बाद परिनलिका और टोरॉइड और देखेंगे। चलो तो फिर इसके बाद अगला देखो अब जरा, तो अगले में लिखना परिनलिका, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश, मतलब समझना क्या है, सुनना। देखो स्टार्ट करें। तो अगर हमारे पास कोई एक परिनलिका है जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, लेट से आई धारा। ठीक है, आई के अलावा देखो इसमें एक शब्द होता है नया एन, जिसे बोला जाता है कुल चक्रों की संख्या बटा लंबाई, एक तरह से एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या। तो जो स्मॉल एन है, क्योंकि स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों में फॉर्मूले बनता है, तो जब आप स्मॉल एन लिख रहे हो मतलब इस पूरी परिनलिका में, परिनलिका मतलब एक तरह की कुंडली, ठीक है, मतलब स्प्रिंग जैसी होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिनलिका। लिख दे रहा हूं परि। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने इस परिनलिका में कुल चक्र ले लिए कैपिटल एन मान लो और लंबाई से भाग दे दिया, तो एकांक लंबाई में चक्रों की संख्या आ जाएगी, उसको स्मॉल एन बोला जाता है। यानी इसको अगर अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन बटा एल। क्या बात समझ में आती है? यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं कि कुल चक्रों की संख्या बराबर कितनी हो जाती है, एन इंटू एल। इसमें कोई डाउट है? ठीक, अब देखो जरा, फॉर्मूला लिखते हैं बी का। तो बी का जो एक्सप्रेशन इसके अंदर आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई। ये जो म्यू नॉट एन आई है ना, ये आता है केंद्र पर। ध्यान से सुन लेना प्लीज, केंद्र पर यानी कि यहां पर आएगा म्यू नॉट एन आई। इसको अपन ने बोल दिया लेट से बी। यहां जब बात करते हैं ना एंड पे, तो एंड पे यही जो क्षेत्र है ये कितना रह जाता है, बी बाई टू। समझ में आती है बात? कोई डाउट है इसमें? इसी म्यू नॉट एन आई को मैं क्या म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटा एल भी लिख सकता हूँ। तो कैपिटल एन देगा तो भी हो सकता है और डायरेक्ट एन दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट? तो यहाँ पे कितना, जैसे एक तरह से यहाँ से देखने पे दोनों लंबाई बहुत अधिक होती है, तो एक तरीके से अनंत लंबाई की परिनलिका की जैसे काम की करती है, इसलिए बी रहता है। लेकिन जब आप एंड पे देखते हो तो केवल एक तरफ परिनलिका और एक तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो अर्ध अनंत जैसी हुई कि नहीं हुई? तो अर्ध अनंत की जब बात करते हैं तो आधी हो जाती थी, अर्धवृत्त में वृत्त की आधी, अर्ध अनंत लंबाई की तार में अनंत लंबाई की आधी, तो ऐसे अर्ध अनंत लंबाई की परिनलिका में अनंत लंबाई की परिनलिका के आधी। तो आप तो सिंपल याद रखना कि केंद्र पर बी, तो एंड पर सिरों पर कितना, बी बाई टू और बी बाई टू। इनफैक्ट अगर अपन चाहें तो उसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। तो ये बी हुआ, तो हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं जनरली। तो ये जो है ये क्या संबोधित कर रहा है, एंड। और इसके अलावा यहां से अगर देखें तो यहां पर क्या था, ज्यादा। समझते हो बात को? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, मतलब यहां से शुरू करते हैं, एक तरह से इसको x बराबर 0 मान लेते हैं, बढ़ते बढ़ते b, फिर घटते घटते b बाई टू, तो बढ़ते बढ़ते b, फिर घटते घटते b बाई टू। कोई डाउट अभी तक? पक्का?
परिनलिका के बाद हमारे पास एक आता है टोरॉइड, इसे कहते हैं अंतहीन परिनलिका। देखो जरा, अंतहीन परिनलिका मतलब जिसका अंत ना हो। अगर लंबाई में अंतहीन बनाना है तो अनंत तक लेके जाना पड़ेगा, और उसको तुम घुमा दो, तो घुमाने पर अगर देखेंगे तो ये लूप जैसा बनेगा। इसी को अपन ने मोड़ के ऐसे घुमा दिया वृत्त में। ऐसा करने पर अब इसका कोई अंत तो है नहीं, ये तो लूप बन गया, तो इसलिए इसको अंतहीन परिनलिका भी कहा जाता है। यहाँ कोई मुझे अगर पूछता है कि बताओ भाई कितना फॉर्मूला आएगा बी का, ठीक है ध्यान से समझना, तो हम कहेंगे कि जो बी आएगा पहली बात तो वो कहाँ पर आएगा, पॉइंट नंबर 1 पर। कोई पूछे 2 पे कितना आएगा और 3 पे कितना आएगा, तो मैं सीधे सीधे कितना कितना बताऊंगा, 0 0। अभी अभी हमने देखा था कि प्लेट के भी बाहर क्या था, 0। इवन अगर यहां भी पूछता है तो भी कितना आएगा, 0। क्षेत्र आता है परिनलिका के अंदर, तो परिनलिका का ये माध्यम के अंदर अंदर B1 आएगा, बाकी दो जगह 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। B1 जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट Ni है तो परिनलिका, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा टोरॉइड में भी। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रख सकते हो कि जो n है उसको लिखोगे कैपिटल N बटा, क्या लंबाई लिखते थे, यहां पर लंबाई क्या 2 पाई r आनी चाहिए क्या, क्योंकि परिनलिका की क्या आएगी, परिधि। यहां पर r का मतलब क्या था, त्रिज्या। कोई डाउट, हाँ त्रिज्या जो आएगी क्या उसे a प्लस बी बाई 2 बोल देंगे, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या अलग है और बाहरी त्रिज्या अलग है, तो औसत ले लेंगे उसका। समझे बात को। तो सेम फॉर्मूला परिनलिका का, सेम फॉर्मूला टोरॉइड का, वहां भी म्यू नॉट Ni, यहाँ भी म्यू नॉट Ni। वहां n का मतलब कैपिटल N बटा L और यहाँ n का मतलब कैपिटल N बटा 2 पाई r, जहाँ पे r का मतलब औसत त्रिज्या, और औसत त्रिज्या कितनी होगी, आंतरिक त्रिज्या प्लस बाहरी त्रिज्या बटा 2। क्या समझ आता है बेटा दोनों फॉर्मूले? कॉपी करो एक बार इसको, इसे कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं अगला पार्ट। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद एम्पियर परिपथ नियम, ये बिल्कुल गॉस नियम का जैसा है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। एम्पियर परिपथ नियम, एम्पियर परिपथ नियम, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर लिखवाता हूँ, देखो एक बार सुनना, ध्यान से सुनना लैंग्वेज इसकी। ये कहता है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है उसका रेखीय समाकलन एक बंद पाश के लिए, तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स हैं अगर देखें तो पहला तो ये किसके लिए होता है, बंद पाश मतलब बंद लूप, तो ये 2D के लिए होता है। गॉस का नियम जो होता है वो किसके लिए होता है, 3D के लिए। ये फर्क है दोनों के अंदर पहला। तो ये बंद लूप यानी कि 2D की बात हो रही है, लूप खुला है तो ये काम नहीं करेगा। बंद लूप के लिए वहां पर लिखते थे हम लोग इंटीग्रल E डॉट DA, करेक्ट। यहां पर आता है अपने पास B डॉट DL, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन, इसलिए इस नियम के अनुसार हम यहां पर क्या लिखेंगे, B डॉट DL। इस इतने से शब्द को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन। क्योंकि लूप है तो यहां पर ये साइन बना देंगे, वहां ऐसा गोला बनता था क्योंकि वहां पे 2D 3D होता था, 2D के लिए ये लूप बना दिया। जो रेखीय समाकलन है वहां पे हम लिखते थे कुल अंदर जितना भी सतह के आवेश है उसका 1/ε0, यही गॉस नियम कहता था। यहां पर बोलेंगे इस लूप के अंदर जितनी धारा है, जैसे मान लो ये है I1, ये है I2, ये है I3, तो लूप के अंदर की जितनी भी धारा है उसका म्यू नॉट गुना I एनक्लोज, EN का मतलब हो जाएगा इसके अंदर की धारा। बेटा क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट है इसके अंदर, तो एक बार लिखो उसको लैंग्वेज में। लिख रहा है इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार एक बंद लूप के लिए, इसके अनुसार एक बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन
चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन उस लूप के अंदर से जाने वाली धारा इस लूप के अंदर से जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, उस लूप के अंदर से जाने वाली धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। इसमें भी देखो वही वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर ध्यान से देखोगे तो आई एनक्लोज मतलब लूप के अंदर की धारा, करेक्ट। लेकिन ये जो बी लिखा होता है, जो बी निकल के आता है, वो सभी धाराओं के कारण, चाहे वो अंदर से जा रही हो चाहे वो बाहर से जा रही हो। यानी मैं यदि यहां इस एग्जाम्पल को लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि बी डॉट डीएल में म्यू नॉट गुना अंदर कौन सी धारा है, I1 और I2। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये बेकार हो गई। इन दोनों में भी जो ऊपर जा रहा है उसको क्या ले लिया, प्लस, नीचे वाले को माइनस, तो ये क्या बनेगा, I1 माइनस I2। समझ में आती है बेटा बात को, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। एक बार के लिए ये लिखो, दैट इज, ये लिखो, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसको लिखो, ये लिखो, फिर इसमें आई एनक्लोज क्या है और बी क्या है वो लिखो। इसके बाद भी एग्जाम्पल मत लिखना, पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे अपन, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी तो फॉर्मूला लिखो, ये वाला, ये लिखना है तुमको, ये सारा, इसको लिखो। IENC, एनक्लोज्ड के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, अंदर। लिख लिया बेटा? अब इसमें बुलेट पॉइंट बना के लिखो। किसी के लिए रुकना तो नहीं है? ठीक है, पहले बुलेट पॉइंट बना के लिखो ACL, इसको अपन ACL बोल सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लूप कहते हैं इंग्लिश में, तो ACL बोल सकते हैं। तो लिखना ACL सभी आकृति के लूप्स के लिए वैलिड है, मतलब वैध है। ACL सभी आकृति के लूप्स के लिए वैलिड है, तो कोई आकृति में कंस्ट्रेंट नहीं है कि भाई इसके लिए है और इसके लिए नहीं है, सबके लिए है। दूसरा बुलेट पॉइंट, आसान कैलकुलेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए सममित लूप का इस्तेमाल किया जाता है। आसान कैलकुलेशन के लिए सममित लूप का प्रयोग किया जाता है। आसान कैलकुलेशन के लिए सममित मतलब सिमेट्रिक लूप, जैसे वृत्त हो गया, उस तरह से सममित लूप का प्रयोग किया जाता है। आसान कैलकुलेशन के लिए सममित लूप का प्रयोग किया जाता है। लिखा इतना? ठीक है, इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो जरा, इसमें अच्छे से देख लेना कि क्या है, बाहर वाली धारा का उपयोग नहीं करना। इस एग्जाम्पल को लिखो, फिर अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको करना। ये लिख लिया बेटा पहला एग्जाम्पल?
ने लिखो यहां से पहले डन। अगले एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखो। अब लिखना, दिए गए चित्र में लूप 1 और लूप 2 के लिए लूप 1 और लूप 2 के लिए लूप 1 और लूप 2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन लूप 1 और 2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के रेखीय समाकलन का अनुपात ज्ञात करो। लूप 1 और 2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के रेखीय समाकलन का अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब क्या ये निकालना है क्या अपने को? क्या कोई दिक्कत? इन्हीं का तो अनुपात निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यदि कह दिया तो उसका रेखीय समाकलन का अनुपात अगर चाहिए तो क्या म्यू नॉट इंटू आई, पहले वाले लूप के अंदर से कितनी धारा जाएगी आई, दूसरे वाले के अंदर से भी कितनी जाएगी, तो क्या अनुपात 1 आएगा? यानी त्रिज्या का कोई भी प्रभाव है क्या? नहीं है। तो ये क्या होता है, अभी तो अपने को क्वेश्चन पता है कि अपने को ये करना है और अभी अभी अपने पढ़ा है तो क्लियर है, पर जब सवाल की तरह आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं कि ये रेखीय समाकलन तो समझते नहीं है और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात बता देते हैं। क्षेत्र तीव्रता का अनुपात अगर देखोगे तो वो तो म्यू नॉट आई बटा क्या होता है फॉर्मूला 2r 2 पाई आर, तो 1/r पे निर्भर करेगा। तो ये r और 3r है तो क्षेत्र तीव्रता का अनुपात 3/1 आता है। मैं लिख के बताता हूं, मेरा कहने का मतलब है एक तो ये हो गया रेखीय समाकलन का, क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन का अनुपात मतलब b.dl का, ये तो 1 आएगा ही आएगा। अरे इसमें कोई डाउट है? इसी की जगह अगर मान लो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात बताओ तो b1/b2 में क्या लिखता मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, पहले वाले के लिए r, फिर नीचे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और r की जगह कितना 3r, तो ये 3:1 आ जाता। ये कहना चाह, कोई भी डाउट? कॉपी करो जरा इसको, दोनों ही पार्ट कॉपी कर लेना आप तो। चलो तो आगे देखो जरा इस क्वेश्चन के बाद। अगला एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है पर फिर भी गलती हो सकती है ना। देखते हैं एक बार अगले सवाल में। देखो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई एक लूप है, ये 8 की शेप का है, ठीक। ये धारा ऊपर आई है, आई क्या इसको ऊपर लिख देते हैं I1, यहां धारा नीचे जा रही है I2, यहां धारा नीचे जा रही है I3 और ये अपने पास लूप दिया हुआ है, ठीक। तो अपने को बताना है कि इस लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का रेखीय समाकलन कितना होगा। मतलब मेरे को जो सवाल है उसमें ये पूछा गया है B.dl कितना होगा, ये हो गया अपना सवाल। जनरली सोल्यूशन कैसे चलता है, बच्चे के आंसर्स लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे लिखेंगे इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट I1 माइनस I2 माइनस I3, जो कि क्या है गलत। समझिए कारण क्या है कि जब हम लोग एक लूप की बात करते हैं तब तो ठीक है कि ऊपर वाला प्लस ले लिया और नीचे वाला क्या कर दिया माइनस कर दिया, लेकिन जब लूप ऑल्टरनेट आ जाता है एक फिर एक, अभी तो एक 8 है, हो सकता है कोई लूप ऐसे ऐसे करके अपन कई सारा पार्ट बना देते हैं, मतलब ऐसे मान लो जैसे ऐसे ऐसे भी तो बना सकते थे लूप को अपन।
तो मल्टीपल भी बन सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि साइन बदल जाते हैं। अभी क्या होगा, ऊपर वाला प्लस है, यानी इसके लिए अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसके लिए ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, लेकिन इसके जस्ट अगले वाले लूप के लिए उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला माइनस। कोई बोले ऐसा क्यों हो रहा है? आप ध्यान से देखो, अगर लूप ऐसे आया, ठीक, तो ऐसे घुमा रहे तो ऊपर वाला क्या है, प्लस, तो ये घूम के जब जाएगा तो इधर तो ऐसे आएगा ना। तो अभी तो लूप मान लो अपन जब ऊपर वाला घुमा रहे हैं तो ऐसे घूम के आया, और अब इधर ऐसे उल्टा घूम के आएगा, उल्टा घूम के आएगा तो नीचे वाला हो जाएगा ना साइड, इसलिए। बाकी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, बस ऐसा ध्यान रखना कि जब ऑल्टरनेट लूप्स आते हैं तो पहले में ऊपर वाला प्लस तो अगले में नीचे वाला प्लस, समझते हो, फिर उसके अगले में वापस ऊपर वाला प्लस, ऐसे। तो इसका जो सही आंसर लिखना चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा समाकलन P डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I1 माइनस I2 प्लस I3, ये सही है। समझ गए बात को? कॉपी करो जरा इसको, इसे कॉपी करो, फिर अब अपन पार्ट 2 चालू करेंगे। अब पार्ट 2 लिखो बेटा। अब पार्ट 2 में लिखना गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। अभी तक अपन मतलब धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, अब अपन गतिमान आवेश के कारण चुंबक के ऊपर चुंबकीय बल की बात करेंगे। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। समझ में आती है बात? अब एक बार सुनना समझना। हमारे पास यदि कोई एक आवेश है Q और उसको हमने क्या किया, V वेग दे दिया, तो सबसे पहले तो इसके पास वेग होना जरूरी है, इसीलिए हमने हेडिंग अगर ध्यान से देखोगे हमने कहा गतिमान आवेश। तो एक तो आवेश चाहिए और गतिमान चाहिए, तो हमने Q को क्या दे दिया, वेग दे दिया। और कह रहे हैं पर चुंबकीय बल। अब ये चुंबकीय बल होने के लिए इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब अपने को क्या चाहिए होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई, अभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र को कितना मान लेते हैं, बी, जो कि कहाँ पर है, अंदर की तरफ। तो ऐसा करने पे देखा जाएगा कि इस आवेश पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। उस चुंबकीय बल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है Q इंटू वी क्रॉस बी। क्या बात समझ में आती है? यहां से अगर हम फिर से केवल परिमाण की बात करें, हम कह सकते हैं कि भाई परिमाण तो आसान है, परिमाण का मतलब F बराबर या FM। FM हमने केवल चुंबकीय बल के लिए लिखा है, M मतलब मैग्नेटिक, इसलिए ठीक। तो FM बराबर निकल के आ जाएगा QVB साइन थीटा। ऑफ कोर्स यहां पर थीटा का मतलब होता है V सदिश और B सदिश के बीच कोण, यही आएगा। जहां तक बात करें दिशा की, दिशा के लिए हमारे पास V क्रॉस भी दिख रहा है फॉर्मूला, तो क्या सीधे सीधे बोलते हैं V क्रॉस B की दिशा में। बेटा समझते हो? और V क्रॉस B निकालने का तरीका क्या बता रखा है, A क्रॉस B अपन ने पढ़ रखा हुआ है सदिश के अंदर, सदिश प्रोडक्ट में V की तरफ हाथ को रखते हैं और B की तरफ उंगलियों को घुमाते हैं। अरे बेटा ध्यान है, कभी भी A क्रॉस B की दिशा निकालनी हो तो क्या तरीका है कि A जो पहला वाला सदिश है उसकी तरफ सीधा हाथ रखो और उंगलियों को दूसरे की तरफ घुमाओ। तो V की तरफ रखा पाम को ऐसे कैसे, और उंगलियां B अंदर है तो उंगलियां कहाँ घूमेंगी, अंदर। ऐसा करने पे अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ इस पर क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल लग जाएगा। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट अभी तक? पहले इतना लिखो एक बार के लिए, है ना, एक बार के लिए
ये डायग्राम बनाना और ये डायग्राम बना के फिर ये लिखना है, इसको थोड़ा डिटेल में भी अपन समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। बेटा फटाफट लिख लो इसको तो ना, इजी सा है तो। हाँ एक मिनट लिखो सर इसको, लिखो बेटा, नोट्स करके लिखना है ना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। नोट में पहला पॉइंट, चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए, लैंग्वेज में लिखवा देता हूं तो ध्यान रहेगा। चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए सीधे हाथ को वी वेक्टर की दिशा में रखें। सीधे हाथ को वी वेक्टर की दिशा में रखें, ये स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 2, उंगलियों को बी सदिश की दिशा में घुमाएं। ठीक है, उंगलियों को बी सदिश की दिशा में घुमाएं तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ के साथ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। इधर ध्यान दो प्लीज। मान लो इस तरीके से हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, बेटा ध्यान दो प्लीज। और हमने क्या किया, कोई आवेश लिया, प्लस ये इस तरफ जा रहा है वी से, प्लस नीचे जा रहा है वी से, और एक हमने लिया माइनस क्यू जो जा रहा था इस तरफ। तीनों पे बताना था। तीनों पे देखो जरा, पहले वाले पे अगर देखेंगे प्लस वाले पे, तो हाथ को, सीधे हाथ को वी की तरफ रख दिया, भाई ये रहा ना वी, वैसे रखा, उंगलियों को कहाँ घुमाऊंगा, अंदर, तो अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे। तो यहां से 90 डिग्री पे होता है बल हमेशा। ठीक है, वी के, तो वी के 90 डिग्री पे नीचे की ओर। इधर अगर बात कर, इस वाले पे बात करते हैं, हाथ को रखा वी की तरफ, उंगली अंदर घुमाएंगे तो हाथ अंगूठा कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है फिर 90 डिग्री पे। इसकी यदि बात करते हैं, वी क्रॉस बी कहाँ आना चाहिए था, इधर, लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो इसका क्या कर दोगे, विपरीत, इसलिए ये कहां पर आएगा, इस तरफ। तो जब भी आवेश नेगेटिव हो तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि जिधर आपने निकाला है वी क्रॉस बी से, उसका उल्टी दिशा। कोई डाउट? और क्लियरली मेंशन कर देते हैं, और क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि नेगेटिव के लिए वी क्रॉस बी के विपरीत। कोई डाउट? लिखो जरा इसको, तो ये पॉइंट तो लिख ही दिए थे, एग्जाम्पल लिखो और ये पॉइंट लिखो, फिर अगला नोट।
हो गया बेटा? डन। अगला पॉइंट लिखो फिर। अब अगले पॉइंट पे ऐसे लिखो। पहले तुम एक चीज समझ लो, देख लो। इसकी जगह इसके पिछले वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एफ, वी और बी, क्या तीनों आपस में लंबवत है क्या? यानी जो एफ एम है वो वी के 90 डिग्री पर है, और बी अंदर है, तो उससे भी अगर एफ एम देखोगे तो कितने पे आएगा? 90 पे। समझते हो? ठीक है, तो लिखो चुंबकीय बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक और वेग के लंबवत होता है। क्या लगा? अच्छा, चुंबकीय बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चल गया बेटा? ये भी लिख लेना, एफ एम लंबवत वी, एफ एम लंबवत बी। यदि दो लंबवत का कभी भी बिंदु गुणनफल लेंगे तो वो कितना आएगा? कोई डाउट तो नहीं? एक बार इतना लिख के रख दो, फिर लैंग्वेज में लिखवाता हूँ इससे रिलेटेड अगला पॉइंट। हो गया? अगला पॉइंट लिखो बेटा। ये पॉइंट समझ में आता है? एफ एम डॉट वी का क्या मतलब है? क्या कहते हैं एफ डॉट वी को? क्या चीज? हाँ, वो तो समझ गया, बिंदु गुणनफल हो गया। एफ डॉट वी क्या शक्ति का फॉर्मूला था? तो क्या मतलब शक्ति जीरो हो गई? शक्ति को कार्य बटा समय बोलते हैं। कार्य जीरो हो गया। कार्य जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा में अंतर जीरो हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा नियत हो गई। गतिज ऊर्जा नियत हो गई तो चाल नियत हो गई। मतलब जब एक कण कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो भले उस पर बल लगे, बल लगने के बाद भी उसकी चाल पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, उसकी दिशा बदलती जाएगी, करेक्ट, इसलिए वेग बदलता जाएगा, लेकिन चाल या गतिज ऊर्जा पे कोई भी प्रभाव नहीं आता। आप लिखो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल आवेश पर कार्य नहीं कर सकता। चुंबकीय बल आवेश पर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ठीक है, इसलिए एक बार इधर ध्यान देना, W बाय एफ एम क्या हो जाएगा? जीरो। इसके अलावा क्या गतिज ऊर्जा नियत? अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं, शक्ति बाय एफ एम। पी का मतलब यहां पर क्या चीज है? शक्ति। ये भी कितना? जीरो। गतिज ऊर्जा नियत तो जो चाल आएगी वी, ये भी क्या आएगा? कोई डाउट है इसके अंदर? लिखो चारों पॉइंट फटाफट। W बाय एफ एम जीरो, P बाय एफ एम जीरो, के ई नियत, चाल नियत। इसके बाद अगला नोट,
हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखो चुंबकीय बल आवेश की दिशा बदल सकता है। चुंबकीय बल आवेश की दिशा बदल सकता है और इस कारण उसका वेग ब्रैकेट में v वेक्टर, उसका वेग और संवेग परिवर्तनीय हो सकता है। उसका वेग और संवेग परिवर्तनीय हो सकता है इसलिए बोला है क्योंकि मान लो थीटा ही 0 हो गया, मतलब बल लगे ही ना। एफएम भी तो क्यू भी साइन थीटा होता है, तो बल लगा ही नहीं तो नहीं बदलेगा, बल लगा तो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगी? दिशा के कारण वेग या संवेग बदलेगा, उनके परिमाण नहीं बदलेंगे। समझते हो बात को? कोई भी डाउट? बस इतना, तो अभी के लिए बस इतना है, फिर अगली क्लास में अपन इसके पार्ट स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है।